नाज़रीन, पहली सदी ईस्वी में इस दुनिया के ऊपर रोमन एम्पायर का गलबा था। पहली सदी ईस्वी में दो बड़े शहर बसाए गए। 18 ईस्वी में लाहौर शहर बसाया गया और 44 ईस्वी में लंदन शहर बसाया गया। कहने वाले ये कहते हैं कि माइथोलॉजी के मुताबिक राम और सीता के दो बेटे थे। एक का नाम लव था, एक का नाम कस्ब था। लव के नाम पर लाहौर बसाया गया और कस्ब के नाम पर कसूर बसाया गया। उसके बाद लाहौर ने मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस का गलबा देखा अपने ईरा के अंदर, खास तौर पर 11th सेंचुरी के अंदर जब महमूद गजनी के रास्ते हिंदुस्तान के ऊपर हमलावर होना शुरू हुआ तो लाहौर के अंदर जो मुस्लिम कुतुब नवीस थे उनकी एक बहुत बड़ी तादाद आबाद हो गई। यह भी लाहौर की एक हिस्ट्री है। उसके बाद हमने देखा कि 1399 में तैमूर लुंग की अफवाज ने लाहौर के ऊपर कब्जा कर लिया। उससे पहले 1142 में भी तातारों ने यहां पर हमला किया और उसके बाद हमने देखा कि 1596 से लेकर 1598 तक के जो 3 साल थे उसमें लाहौर मुगल एम्पायर का दारुल सल्तनत रहा और उसके बाद मुगल एम्पायर का दारुल सल्तनत वापस हिंदुस्तान की जानिब मूव होना शुरू हुआ। उसके बाद हमने देखा कि लाहौर की किस्मत तब जागी जब महाराजा रंजीत सिंह ने इसे सिख एम्पायर का मरकज बनाया और ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के दौर में भी लाहौर एक अहम एडमिनिस्ट्रेटिव मरकज था जिसकी मौजूदा तज़ीनो आराइश में गंगाराम और दीगर लोगों ने बहुत अहम किरदार अदा किया। आज मेरा मौजू यह है कि लाहौर का माजी क्या था और लाहौर का हाल क्या है। लाहौर में जो बदलाव आया है क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लॉरेंस कॉलेज की जो इस वक्त जो एचएसएन कॉलेज के बैक पे जो सड़क है जिसे हम ठंडी सड़क कहते हैं उसके साथ लोगों का क्या रोमांस वाबस्ता है। माल रोड के साथ लोगों का क्या रोमांस वाबस्ता है। और एक जमाने में जब लाहौर सिर्फ किले के इर्द गिर्द हुआ करता था, जब मुस्लिम टाउन में 1931 में एक किनाल का प्लॉट 600 रुपए का बिका करता था, जब मॉडल टाउन से बस चला करती थी और कचहरी तक का 1 रुपया लिया करती थी, वो लाहौर कैसा था। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है हमारे बहुत ही मोहतरम उस्ताद, सीनियर सहाफी, तज्जियाकार, मौर्रिख मोहतरम फर्रिक सोहेल गोइंदी साहब, और उनका एक तारुफ ये भी है कि वो बहुत कमाल के पब्लिशर भी हैं और ट्रेवलॉग्स भी लिखते हैं। गोइंदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि जितने भी लाहौर के मैंने मुख्तलिफ तारुफ करवाए, आपको कौन सा ईरा लाहौर का सबसे ज्यादा पर्सनली फैसिनेट करता है गोइंदी साहब? शुक्रिया। लाहौर का हर फेज़ ही खूबसूरत है, चूँकि जो लाहौर मैं पढ़ता हूँ वो बहुत कदीम है और मैंने कोई फैक्चुअल गलती तो नहीं, आपने कोई फैक्चुअल गलती नहीं की, लेकिन लाहौर को एक एजाज और भी है कि कुतुबुद्दीन ऐबक, हम बड़ा तोरल पर मरते हैं, वो एक छोटे से गांव का था अगर था तारीख में। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था और उसने कैपिटल बनाया था लाहौर को, बिल्कुल, और वो खानदान गुलामा का बानी था और यही लाहौर में उसका इंतकाल हुआ था चौगान खेलते हुए, जिसको पोलो अब कहते हैं। लाहौर को मैं हड़प्पन सिटी मानता हूँ, क्योंकि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, इवन मियां नवाज शरीफ साहब के 97 के दौर में लाहौर की 1000 साला तकरीबात रखी गई, तो मुशाहिद हुसैन वजीर इतलात और नशरियात और कल्चर मिनिस्टर थे, तो मुझे भी उन्होंने बुलाया। रहमत हसन दानी भी थे वहाँ। तो उस मीटिंग में मैंने कहा था क्या लाहौर 1000 साल पहले बना है? अगर आपने महमूद गजनवी की फतह से लाहौर को मनाना है तो उसको गजनवी की फतवाहत कहें। मैं यही पूछने वाला था आपसे। तो अगर लाहौर को मनाना है, अगर तारीख को पढ़ना है, तो फिर तहकीक करनी होगी कहानियों पर। उसकी वजह ये तो नहीं थी कि जो स्टेट है लाहौर का, जो हिंदू पास्ट है, उससे जान छुड़ाना चाहती है? ये गलत है ना। हम ऐसा है, वैसे ऐसा है। हम अपनी तारीख से, मेरे बुजुर्ग हिंदू थे, हिंदू से मुसलमान हुए थे। मैं यहाँ पिछले 700 साल की तारीख तो अपनी जानता हूँ, इस पंजाब की, इस पाकिस्तान की जो धरती है, यहीं पे मुसलमान हुए। तो क्यों मेरा मतलब मैं कोई आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता तो नहीं ना, इंसान हूँ, कन्वर्ट हुए हैं। मुझे अपनी सरजमीन पर प्यार है। तो जो लाहौर है वहां पर मैंने ये दलील दी कि आपने क्या करना है। वो हुकूमत खैर खत्म हो गई कुछ अरसे बाद, तो मैंने कहा कि क्या मैं गलत हूं कि यहाँ पर हड़प्पन बस्तियों के आसार हैं, दरिया के परली तरफ रावी किनारे आज भी। लाहौर हड़प्पन सिटी है। ये वो उन बस्तियों में आता है दुनिया की, जैसे दमिश्क है, अरबील है, बल्गारिया का सोफिया भी है, जो मुस्तकिल आबाद हैं। वैसे यरूशलेम भी है। हाँ, नहीं, वो इतना कदीम नहीं है यरूशलेम। दुनिया का जो कदीम तरीन एक बस्ती है वो चतल हायूक है, जो अनातोलिया तुर्की में है, जो 7000 साल पर, लेकिन वो आबाद नहीं। ये वो बस्तियां मैंने बताई हैं जो तसलसल से आबाद हैं, कदीम तरीन। यरूशलेम कदीम है, लेकिन दमिश्क जितना, अरबील जितना, लाहौर जितना, सोफिया जितना, अब आज पहली दफा लोग सुनेंगे सोफिया, चूंकि मैं अपनी एक किताब मुकम्मल
कर चुका हूं तकरीबन। तो मेरा लाहौर, मुझे तो हर लाहौर गोविंदी साहब, आपने बहुत ही अच्छी फाउंडेशन बना दी और आई एम श्योर कि बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू होने जा रही है। जैसा कि आपने कहा कि 1997 में गजनवी के 1000 साल के बाद लाहौर की 1000 साला तारीख का जो जश्न है वो मनाया गया। हम अपने बच्चों को जो नहीं जानते कि लाहौर इतना पुराना है, जिनको शायद फर्रुख सोहेल गोविंदी का भी नहीं पता, जिनको शायद उन चीज़ों तक एक्सेस भी नहीं है, जिन्होंने कभी अजायब घर भी अंदर जाकर नहीं देखा कि वहाँ पर जो मलका का मुजस्मा है वो वहाँ पर क्यों वहाँ पर पहुंचा, उन तक आप क्या समझते हैं कि हमारा जो दानिश्वर है वो जाहिर है एक स्टेट नैरेटिव को सपोर्ट करता है, उन तक हम लाहौर की असली तारीख कैसे पहुंचाएं जो कि तासुब पर मबनी ना हो? गोविंदी साहब, ये दो लोगों को जिम्मेदारी है। मेरा लाहौर, हम सरगोदा के रहने वाले हैं। मेरे माँ बाप मुझे शालीमार बाग लेके जाते थे, मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एंकर, जब अभी वो सहाफ़ी था तो उसको मैं शालीमार बाग ले गया, वो लाहौर का था। तो मैंने कहा आज शरकत, आज मैंने ज़िंदगी में पहली बार आया हूँ, कभी ज़िंदगी में ना बताना। यानी कि उसकी तरबियत नामुकम्मल थी। जिस शहर में मैं रहता हूँ, अब हमारे यहाँ एक फैशन है, हम ब्लू मास्क की डीपी लगाते हैं पूरी कौम को। मैं आला तुर्की 55 दफा गया हूँ, जिंदगी का मेरा ख्याल क्वार्टर टाइम मैंने वहां गुजारा है। मैंने कहा बादशाही मस्जिद क्या कम है? मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं, बादशाही मस्जिद का आर्किटेक्चर ओरिजिनल इंडिजिनस आर्किटेक्चर है, जो इस्लामी आर्किटेक्चर हमारा है, जो दुनिया का जो प्राइड बिल्डिंग है। इस्लामी 5-4 सेंटर है, मैं थोड़ी सी बात जोड़ूंगा। बगदाद है, स्पेन है, इस्तांबुल है और हिंदुस्तान, यानी कि ये मुत्तहिदा हिंदुस्तान। क्या दुनिया में कोई ताजमहल जितनी बड़ी बिल्डिंग है? इस्तांबुल में अयाज सोफिया हमने नहीं बनाया, यानी कि मुसलमानों ने। अयाज सोफिया तो जस्टिनियन ने बनाया था, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर से कई सदियां पहले बना था, 350 के 400 साल पहले। तो जो लाहौर की बादशाही मस्जिद है, क्या लाहौर के वासियों को पता है? पढ़े लिखे माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को दिखाएं, और बच्चों की, नौजवानों की, जो सारा दिन हम सेल्फियां बनाती हैं, हमारी बच्चियां भी, लड़की भी तस्वीरें लगाएंगी यूरोप की, और बात और कोई करते अच्छा गोविंदी साहब, एक बात की जाती है कि अक्सर आपने शालामार बाग का हवाला दिया, बचपन से हम सुनते आए हैं कि मुगलों के ज़माने में इसके नीचे कोई सुरंगें हुआ करती थी जो दिल्ली तक जाती थी, जो कि इमरजेंसी पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल होती थी। ऐसी सारी मिथ हैं। अच्छा, ये सारी पूरी दुनिया में ऐसे नहीं, इतनी लंबी सुरंग नहीं थी, छोटी सुरंग होती थी, जिसको वो हम सियासत में कहते हैं कि वो खुफिया रास्ते से भाग गया, एक लफ्ज होता है उर्दू का। एग्जैक्टली। वो बादशाह फरार हो गए। हाँ, महलात में और किलों में ऐसी सुरंगें रखते थे, वो खेतों में निकलती थी। ये नहीं होती थी दिल्ली, वो किले के बारे में भी है, जहांगीर के मकबरे के बारे में, ऐसी कोई सुरंग नहीं थी। दूसरी चीज लाहौर में दुनिया की यूनिक चीज मैं आपको बताऊंगा, और मेरे ऐसे एक व्लॉग पर बड़ी दुनिया गई। दुनिया का स्टार्विंग बुद्धा, जो दुनिया का सबसे कीमती बुद्धा है, लाहौर म्यूजियम में है। कोई देखने नहीं जाता, हम दौड़े चलते हैं ललूफ में। आई लव टू गो ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई हैव बीन, मैं 100 मुल्कों में हो आया हूं, लेकिन मुझे अपने लाहौर का इश्क कम नहीं हुआ जो लाहौर में है। और हर जमाने का, जिस सड़क का आपने नाम लिया उसका नाम है सुंदरदास रोड, ठंडी सड़क जिसको कहते हैं, वो कमाल की सड़क है। और लाहौर की जो बस्ती है, इसकी अगर आप तारीख टटोलने चलें, इतनी शानदार है कि बंदा हैरान। मतलब मैं उस दिन एक व्लॉग वॉइस ऑफ अमेरिका का क्लिप देख रहा था, एक मॉडर्न लड़की थी, मैं हैरान हो गया। फैशन है ना, टर्की आजकल फैशन है मिडिल क्लास का। कहती है लाइक ऑटोमन आर्किटेक्चर। ये ऑटोमन आर्किटेक्चर का क्या ताल्लुक लाहौर से? वो जदीद देख रही थी कि सफाई होगी उस गली की, लाहौर में एक गली की, किसी बच्चों वाले की, यहाँ वो पापड़ मंडी के अंदर कोई गली होगी। तो अब हमें एक फैंटेसी होगी, टर्की में ही सारा कुछ है। साहब एक बात बताइएगा कि जब से वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी बनी है और कामरान लाशारी साहब उसके डीजी हैं, तो वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी कदीम लाहौर की आइडेंटिटी की प्रिजर्वेशन में जो काम कर रही है, आप समझते हैं कि ठीक काम कर रही है? बिल्कुल ठीक नहीं कर रही। मैं इस प्रोजेक्ट से उनके नामजद होने से पहले ताल्लुक रहा है वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट। मेरे हाथों में फाइलें बनी हैं, जिस शख्स ने बनाई थी उसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं था। और या मकबूल साहब थे वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट के इंचार्ज, उनसे पूछ लें, इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया था। ये लाहौर को एक फैंटेसी बनाने में जो इसकी पुराना हुस्न है वो भी बर्बाद हो रहा है। ये खानों के बाजार खोल रहे हैं, रोटियों के, कढ़ाइयों के। ये अच्छा, मैं ऐसे बाजारों में जाता ही नहीं, ये सारा फैशन है। आज भी लाहौर के पाए वो फज्जे से अच्छे कहीं और मिलते हैं। ये मतलब लाहौर में ऊंट की सवारी चलाना माल रोड पे कौन सा, ये इसका लाहौर से क्या ताल्लुक है? ये ऐसा कोई काम नहीं है कि जिससे हम कहें कि लाहौर प्रिजर्व हो रहा है। ये छोटी छोटी
और इस मीटिंग में वो भी थे इत्तेफाक से, मैं खुल के कहूँ तो उन्होंने कहा था 10 लाख की बत्तियां चाहिए हमें नहर पे लगाने के लिए। मैं कहा नहीं मैं इजाजत देता, मैं था उस मीटिंग में जिसके मुशाहिद साहब इंचार्ज थे, तो मैंने कहा आप क्यों 10 लाख की बत्तियां लगाकर झंडियां लगा देंगे? क्योंकि गोविंदी साहब सारा फर्क ना असल में मैंने खुद इस्तांबुल देखने का मुझे इत्तेफाक हुआ, दुनिया के दूसरे मैंने शहर भी देखे, असल में सारा मसला प्रिजर्वेशन का है, रिप्रेजेंटेशन का है। हम अपने कल्चरल हेरिटेज को, चाहे वो मुगलों के मकबरे हों, चाहे वो शाही किला हो, चाहे वो हुजूरी बाग हो, वहां पर हम सदर ममलिकत के लिए इशाइया तो मुनक्किद कर लेते हैं, आर्टिफिशियल लाइट्स तो लगा लेते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर खर्च नहीं करते उसको उसकी असल फॉर्म में रिवाइव करने के लिए। मसलन मैं किला गया 4 साल पहले अपने यूनिवर्सिटी के क्लास फेलो खवातीन और मर्द लेके, मैं खुश भी हुआ और डिसअपॉइंट भी हुआ। वहां जो क्राउड था उसको किला देखने से कोई और वहां पर दीवारों पर लिखा होता है कि हुमा हसन से प्यार करती है। हाँ, हुमा हसन से, और तीरों दिलों के अंदर दिलों में जा रहे हुए हैं। और वहां जो तबका था ना उसका शऊर हासिल करने से कोई ताल्लुक था, वो सारा उस जो इन्होंने रेनोवेट किया, अच्छा किया किला, पहले तो मैं बता, लेकिन जो क्राउड उधर भेज दिया है, आप क्या तोपकापी में ऐसे। लेकिन आप किसी आदमी को वहां पर जाने से इसलिए रोक सकते हैं कि तुमने अच्छे कपड़े नहीं पहने? नहीं, मैं कपड़ों से बात नहीं कर रहा। वहां वो जो काम करते हैं, पिकनिक करने आते हैं, शालाबार बाग में पिकनिक के लिए नहीं है, तोपकापी महल पिकनिक के लिए नहीं है, लाहौर का किला पिकनिक के लिए नहीं है, लोग खाने लाते हैं वहां बैठते हैं, दिस नॉट ए पिकनिक। पिकनिक का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कदीम अमारात को। तो जो ये अथॉरिटी है मुतलका, इन अमारात को अगर प्रिजर्व करना है तो इनको उसकी असल शक्ल में, लंदन आज तक नहीं बदला, कितना जदीद मुल्क है दुनिया का, जो उसकी कदीम ऑक्सफोर्ड है उसी तरह है। वहां पर एक जगह है कि जहां बस नहीं जा सकती, कि वहां पैदल जाना पड़ता है। बड़े बड़े बादशाहों ने कहा कि वो हॉस्टल तक बस जाए। तो लाहौर को जब आप प्रिजर्व खूबसूरत बनाने के दावे करते हैं या इसको जदीद दोनों चीजें। मैं गोविंदी साहब आपसे डरते डरते एक बात की तरफ इशारा करने लगा कि सिंधी कौम परस्तों ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू की, शायद आपकी भी नज़र से गुजरी हो, कि जब उन्होंने देखा कि शाही किले के अंदर महाराजा रंजीत सिंह का मुजस्मा लगाया गया। पाकिस्तान की हुकूमत को सिखों से जो प्यार हुआ वो आप समझते भी हैं, और इसी तरह उन्होंने मुतालबा किया कि सिंध के अंदर राजा दाहिर को भी वही इज्जत दी जाए जो पंजाब के अंदर इस धरती के इंडिजिनस हीरो के तौर पर रंजीत सिंह को दी जा रही है। नहीं, मैं सिंधी नेशनलिस्टों को कोई इतराज नहीं है महाराजा रंजीत सिंह के घोड़े पर, वो और नहीं, उन्हें एतराज नहीं है, वो कह रहे हैं कि इस वो दुरुस्त हैं, वो हमें भी यहाँ पर। मैं राजा दाहर का एग्जैक्टली राजा दाहर जो था वो सिंध का गवर्नर था, और उसका कैपिटल कहां था? कम लोगों को देवल, नो, लाहौर था उसका भाई, कैपिटल लाहौर था। मैं अपनी अगली आने वाली किताब पंजाब पर लिख रहा हूं, और उसने पनाह दी थी जो करबला के बचे हुए सैयद खानदान थे, यहां आबाद थे। तो राजा दाहिर किसका गवर्नर था? राजा दाहिर सिंध का गवर्नर था। नहीं, सिंध का गवर्नर था, लेकिन उस वक्त बादशाह कौन था? बादशाह उसका भाई था, यहाँ पर कैपिटल था। अच्छा, लाहौर में मुझे भी नहीं था पता। 2 महीने एम्पायर का क्या नाम था? मुझे नहीं पता। अच्छा। मुझे एक दिस इज न्यू। हाँ, दिस इज न्यू फॉर मी। इवन 2 महीने पहले मुझे पता चला कि मैं लाहौर पर किताब लिखने जा रहा हूँ, पंजाब पर, सॉरी, तो चीजें इकट्ठी कर रहा था। तो मैंने जब सवाल एक सिंधी से किया, कहता है साईं आपका लाहौर कैपिटल था उस हुकूमत का, उस सल्तनत का। तो और कश्मीर चूंकि हिस्सा था, वैसे भी राजा दाहर कश्मीर का था, राजपूत था। तो हमने तारीख को मस्क किया, जैसे पोरस है। अब पोरस पे मैंने किताबें छापी हैं, वीलाग बनाए हैं। अभी पोरस कबल मसीह भी था, इस्लाम तो उसके बाद आया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आया। 326 कबल मसीह में पोरस यहां जंग लड़ता है। पता नहीं मेरा खून पोरस में हो या आपका खून पोरस में हो, हम मुसलमान हो गए तो धरती तो हमारी ये है। और उसने शिकस्त दी। आज तक हम यूनानियों और यूरोपियन की लिखी हुई तारीख फखर करते हैं। और उसका दूसरा भाई इधर का गवर्नर था पोरस का, चूंकि उसकी सल्तनत बढ़ती जा रही थी पोरस की। दूसरा भाई, ये जो लाहौर का सराउंडिंग एरिया था गोविंदी साहब, क्योंकि वक्त बहुत कम है, मैं चाह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम टच कर लें। हमारे स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता कि ये पर्शियन एम्पायर का हिस्सा रहा, हमारे स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता कि ये इंडो ग्रीक किंगडम का हिस्सा रहा, हमारे स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता कि इसके इर्द गिर्द जो खित्ता था उसमें जो झंग थे, जो सियालकोट थे, जो टेक्सिला थे, वो भी इन एम्पायर्स के कैपिटल थे। हमने अपने बच्चों को इतनी सिलेक्टेड और डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री क्यों पढ़ाई है गोविंदी साहब? हम अपने बच्चों को क्या, हम बड़े भी हिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहते। मुझे किसी ने कहा तुर्की से क्या सीख सकते हैं, मैं कि हम सीखना नहीं चाहते, सीख बहुत सकते हैं। अब जो आपने सियालकोट बताया, स्काला था बहुत बड़ी एम्पायर। एग्जैक्टली, स्काला था, जो झंग था बहुत बड़ी एम्पायर, 2nd सेंचुरी BC। हाँ, इसी तरह ये जितनी तारीख है ये हमारी है। मैंने ये 2 चीजें, नेशनलिज्म
पाकिस्तानी सर, जो लोग पाकिस्तान स्टडीज में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से मास्टर्स करके निकलते हैं, उन्हें नहीं पता होता? तो जो पढ़ाते हैं उनको पता है, शायद उनको शायद पता और बताते नहीं हो। तो हम इसलिए तारीख नहीं बताते कि हमारे साथ जो जुल्म हुआ है पंजाब के साथ, इसको एक टर्म है 1997 में जब जंग खत्म हुई बॉस्निया की, मेरा सेकंड स्टडीज एमफिल समझ लें उसमें है, मेरा जो एक स्कॉलरशिप मिला था, तो वो है मेमोरोसाइड। जैसे जेनोसाइड होता है ना, कि जेनोसाइड में जवान बच्चे, यादाश्त का कत्ल, इसी तरह वो हमारा तारीख को काट देना। अंग्रेज ने आके, साम्राज्य ने, बरतानवी साम्राज्य ने, पंजाब वॉज द मोस्ट पोटेंशियल रीजन था पूरे हिंदुस्तान में। 1849 में आखिरी खिता था पंजाब, जहां पे चेलियांवाला में जंग हुई और बरतानिया जंग एक दफा हार चुका था मंडी भाउद्दीन, वहीं जहां पे पोरस के साथ हुई थी। तो क्या हमें ये पढ़ाया गया? तो अंग्रेज ने लोग तो ये नहीं जानते कि वो जो अहमद रजा थे वो कौन थे। हाँ, ये नहीं पता, खरल का नहीं पता, अब्दुल्ला भट्टी का नहीं पता। हम अपनी तारीख पर फख्र नहीं करना चाहते, हम दूसरों की तारीख पर फख्र करते हैं। अब हमारी तारीख इतनी शानदार है कि मैंने कुछ, मेरे पास ऐसी तहकीक है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले जो अरब सिंध या हिंद ताल्लुक था, और उसमें जो पंजाबियों का ताल्लुक था, जाट कौमों का, हजरत अली के जो खजानची थे वो जाट थे। अब ये लोगों को नहीं पता। और अभी तक ये जो हमारे हिंदुस्तान के एक्टर हैं, कायस्ता उनको बोलते हैं, जो मजलिसें पढ़ते हैं, हिंदू हैं आज भी, वो हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जो बेगम बीवी थी, बीबी शहर बानो, उसकी दूसरी बहन राजस्थान में ब्याही हुई थी। गोविंदी साहब, एक बात, हमारा ये ताल्लुक, हम अपनी चीजों पे अगर इंडिया से एक वफ्द आए और वो गोविंदी साहब को कहे कि गोविंदी साहब हमें लाहौर की उन जगहों पर लेकर जाएं जहां पर सरकारी लोग हमें नहीं लेकर जाएंगे, तो आप उन्हें कहां लेकर जाएंगे? मैं उनको डेरा चाहल लेके जाऊंगा, जो महराज खालिद का गांव तो है, लेकिन वो गुरु नानक की बहन का गांव है, और वहां वो गुरुद्वारा है जिसको महराज खालिद साहब ने मरते हुए अपनी थोड़ी सी पूंजी के 3 हिस्से किए थे। एक मस्जिद को दिया था, एक गुरुद्वारे को, और एक स्कूल को। मैं पहले उधर लेके जाऊंगा। ये है हमारा लाहौर में। ये डिफेंस उसके बीच में आ गया, डेरा चाहल, ये बेदिया रोड पे है, मैं उधर लेके जाऊंगा। फिर मैं उसको रंजीत सिंह की मड़ी पे लेके जाऊंगा, जो पंजाब का एक कामयाब हुक्मरान था, जिसकी हुकूमत में महंगाई नहीं हुई, जिसने इस खित्ते की मॉडर्न आर्मी बनाई, जिसने इस खित्ते में एक सेकुलर हुकूमत बनाई। ये जो फकीर खाना है, जो खानदान फ़कीर हैं, ये उसके वज़ीर थे। जो सैयद अफजल हैदर हैं, ये उसके ननियाल थे। बल्कि उसका जो एक जुमला आज मैं बता दूं, जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद, वो महाराजा रंजीत सिंह से मंसूब है, और इनके अम्मी के परदादा के नाना थे, वो मोची दरवाजे में थे। तो मैं उनको उस मोची दरवाजे में लेके जाऊंगा, और वहाँ ऐसी ऐसी हवेली है जो हमारे ये वाल सिटी के जो अफसर, क्या बताएं, कामरान अशारी, उनको शायद नहीं पता। ये बाहर के आए हुए बलोच हैं। साहब, पाकिस्तानियों को और लाहौरियों को लाहौर में मौजूद शाही किले के साथ गुरुद्वारे के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। गलत बात है, हमें जाने की इजाजत होनी चाहिए। हम बातें तो तुर्की की करते हैं, तो सीखते नहीं हैं। वहां तो हर चीज की इजाजत है, हर मस्जिद में जाने, वहां तो मस्जिद में आप जाएं, हर औरत को नमाज पढ़ने की इजाजत है, देखने की इजाजत। मैं एक मस्जिद में गया, उसकी वीडियो बना। इसके पीछे स्टेट रैशनल क्या है? इसके पीछे स्टेट रैशनल खौफ है, कमजोर। ये जो हमारे कंट्रोल कर रहे हैं ना सिस्टम को, वो बहुत छोटे दिमाग। लेकिन करतारपुर तो जाने देते हैं। वो उसकी कोई इंटरेस्ट है, वो करतारपुर एक इंटरेस्ट है इनका। मैं उसका कोई सपोर्टर हूं, लेकिन वहां चूंकि इंटरेस्ट मिलता है इसलिए जाने देते हैं। लेकिन मैं तो पाकिस्तान का बेटा 1947 से हूं, इस सरजमीन का। मैंने एक दफा इसी इमारत में बैठे हुए कहा कि आप 1947 से पाकिस्तानी हैं? कहते हैं हाँ। मैं कहा मैं तो 6000 साल से पाकिस्तानी हूं। इन्होंने हिंद और सिंध की तारीख ही नहीं पढ़ी। इन्होंने के जो लफ्ज हिंद है वो सिंध से निकला है। नहीं, हिंद और सिंध दो अलग लफ्ज हैं। आज भी अरब कोई तकरीर करता है, कहता है अल हिंद वल सिंध, के तुम्हें इतनी दूर जाना पड़े। मैं हसन नसरुल्लाह की तकरीर सुना था, जो लेबनान का लीडर है शियों का। ये दो अलहदा यूनिट हैं इस बर्रे सगीर में। ये बर्रे आजम है। दरियाए सिंध से के साथ बसने वाली बस्ती, जो इंडस सागा, एतजाज साहब की किताब है, आप पढ़ें, सिंध सागर, ये सदियों से एक अलहदा यूनिट रहा है। तो इसकी तारीख पर मुझे फख्र क्यों ना हो। और ये जो सिंध की धरती है, ये सारी है, ये सिंध की धरती सिर्फ सिंध तक नहीं। लाहौर की तारीख में इस जुमले की क्या वैल्यू है कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां? देखें, जो महाराजा रंजीत सिंह था ना, और जो राजा वो क्या था दूसरा उनका, जो जिन्होंने पेशावर फतह किया था, आज भी माएँ उसका नाम लेके डराती हैं अपने बच्चों को। तो जो पंजाब के ये हुकूमत हुई है, इस पर हमें प्राइड करना चाहिए। ये 1846 की बात। हाँ जी।
और जो लाहौर है ये मेरा तो फख्र है। मैं आपको सही बताऊं, मैं इतना प्राइड फील, मैं बचपन से हिंदुस्तान जाना शुरू किया 18.5 का था, तो जब मैं किसी को कहता था मैं लाहौर से था तो मेरी स्पेशल ट्रीटमेंट बहुत आवारा गर्द हैं आप। हाँ, मैं आवारा गर्दी बल्कि जहां गर्दी। एग्जैक्टली, ट्रैवल लॉग्स लिखते हैं हाँ आप। जी। तो आप मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त लाहौर शहर को वापस उसकी हिस्टोरिकल आइडेंटिटी के साथ कनेक्ट करना तो दूर की बात, जो करंट लाहौर है वहाँ पर जगह जगह कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं। इस वक्त लाहौर शहर का जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब मैं इस वक्त पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन वो दिन ब दिन डिटीरियोरेट कर रहा होता है। आप ऑरेंज ट्रेन के ऊपर से जब गुजरते हैं लाहौर को देखते हुए तो आपको एक बड़ा डल सा सिटी नज़र आता है, नीचे कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं। आप कैसे समझते हैं कि हम इंटरनेशनल टूरिस्ट को इन हालात में, जहां पर एक पब्लिक वॉशरूम तक अवेलेबल नहीं है इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए, जहां पर वो बेधड़क होकर रात को 2 बजे जा सके, कैसे हम लोगों को लाहौर के माजी से आगाह कर सकते हैं जब तक हम इसका हाल नहीं संवारेंगे? देखिए, हम छलांग लगाते हैं इंटरनेशनल टूरिस्ट, हम तो इंटरनल टूरिज्म नहीं कर सकते। वो शौर ही नहीं है, वो जो टूरिज्म ख्वाब लिए बैठे। हालांकि ये जुमला पंजाब में चलता है, नो लाहौर ले जाओ। हाँ जी, लाहौर ले जाओ। तो वो देखें, ये है कंपैटिबिलिटी नहीं है इस डेवलपमेंट में। ऑरेंज ट्रेन की कंपैटिबिलिटी नहीं है इस गुर्बत में, मेट्रो की कंपैटिबिलिटी नहीं है। ये अगर डेवलपमेंट करनी है तो शहर के मुताबिक। मैंने वट्टू साहब को कहा कि आप लाहौर के इर्द गिर्द एक ट्रेन ट्रैक बिछा दें, आम ट्रेन, वो रिंग रोड के साथ साथ, बट दे डोंट वांट टू डू, क्योंकि उसमें पैसा नहीं मिलता। ये हम कौम भी ऐसी है कि 3 मरले का घर है लेकिन गाड़ी करोला रखी होती है, गली में पार्किंग की जगह नहीं है, वहीं टेढ़ी करके खड़ी की होती है, ऊपर बुरका भी इसका डाला होता है कि गंदी ना हो जाए। ये पूरी एक, इसको पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं नेशनल कैरेक्टर। तो अवाम का भी यही नेशनल कैरेक्टर है, हमारी मिडिल क्लास का खुसूसन। गरीब का तो बेचारा यहाँ कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। तो ये जो डेवलपमेंट है, जैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जब ऑरेंज ट्रेन बनाई, दुनिया का यूनिक वाटर पंपिंग सिस्टम था जो शालामार बाग को पानी देता था, वो उसने डिस्टॉर्ट कर दिया। हमने प्रोटेस्ट किया, नोबडी बॉदर, दरख्त काटे गए। दरख्त तो खैर मामूली बात है, वो पानी का सिस्टम अजूबा था। पूरे इतने बड़े बाग को आज से 500 साल 400 साल पहले पानी देना कोई छोटी बात नहीं थी। चलिए गोविंद साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, और नाज़रीन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मुझे एहसास हो रहा है कि वक्त गुजरने का पता नहीं चल रहा है। गोविंद साहब से इतनी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है लाहौर के माजी और तारीख के बारे में। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे लाहौर की तारीख के ऊपर। गोविंदी साहब ने पिछले 2000 साल की तारीख को जिस तरह से उसकी झलकियाँ दिखाई, वो यकीनन एक आम आदमी के लिए तो तहय्युर का बायस है ही था, लेकिन मेरे लिए भी बहुत सारी जगहों पर ऐसे हैरत हुई, मुझे ऐसे लगा कि मैं लाहौर को एक नई नज़र से देख रहा हूँ। जिस तरह से उन्होंने मलक महराज खालिद की गुरुद्वारे के लिए डोनेशन का जिक्र किया। मुझे गोविंदी साहब ये बताइएगा कि लाहौर की तारीख जो है उसका भुट्टो की फांसी से क्या ताल्लुक है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से बड़ा ताल्लुक है। इसके कुछ सिरे मैंने ढूंढे हैं भी फाइनल। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर जिस कत्ल का इल्ज़ाम था वो शाहजमाल चौक में हुआ था, शादमान में नहीं। और उस गाड़ी में अहमद रज़ा कसूरी और उसके वालिद मोहम्मद अहमद खां बैठे हुए थे। अच्छा, मैं जब इस सुप्रीम कोर्ट में केस करवाया, मैंने करवाया था डॉक्टर बाबर रवान को कह के, जब वो वज़ीर कानून थे कि रीट्रायल किया जाए, तो उसमें हमने बड़े डॉक्यूमेंट दी और कुछ मैंने ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मेरी अपनी थी, लेकिन ही इज़ ए ब्रिलियंट लॉयर। मैंने कहा जिसने मारना था उसने मोहम्मद अहमद खां को मारना था, अहमद रज़ा कसूरी को नहीं मारा। सो मोहम्मद अहमद खां वो था जिसने भगत सिंह को फांसी दी थी और उसी जगह पे मारा जहां पे भगत सिंह को फांसी दी थी। ये शादमान चौक पे जहां हम भी भगत सिंह का डे बनाते हैं वो नहीं है, पिछला है। अच्छा, ये जो थ्योरी है ये बड़ी स्ट्रांग है। और मोहम्मद अहमद खां का जो बाप था, जब लाहौर अंग्रेजों ने फतह किया तो वो घोड़े की बागें पकड़ के अंग्रेजों के वफादार बना था। तो ये जो ताल्लुक है साइकिल ऑफ ब्लड, भुट्टो साहब की फांसी, भगत सिंह, मोहम्मद अहमद खां का कत्ल, इसका बड़ा ताल्लुक है। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो सिंध की वजह से इस मुल्क का मकबूल लीडर नहीं बने थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद लाहौर और पंजाब की मेजॉरिटी से बने थे। लाहौर को वो अपना दिल, उनकी तो ख्वाहिश थी कि मुझे दफनाया भी इसी शहर में जाए, इतना इश्क करते। ये बात ठीक है कि इस्लामिक कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं। मैं आपको एक और बात बता दूं, देखें बहुत जोर था कि इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ईरान में हो, इसलिए शहंशाह ईरान नहीं था आया। इस्लामी तारीख के 1400 साल में इस्लामी तारीख का ऐसा इवेंट किसी शहर में नहीं हुआ, ना जद्दा, ना मदीना, ना मक्का, ना काहिरा, ना दमिश्क, ना इस्तांबुल, ना तेहरान,
कि दुनिया के 51 हुक्मरान बादशाह सदर इस शहर में आए और भुट्टो ने कहा मैं लाहौर में करूंगा, कराची में भी कर सकते थे। तो भुट्टो का इश्क लाहौर से। पंजाब असेंबली के आगे से मलका का मुजस्समा उठाया गया, उससे पहले उससे पहले ज़ियाउल हक ने उठवाया था। अच्छा, बाद ये बताइएगा कि क्या ये बात ठीक है कि महाराजा रंजीत सिंह के दौर में जो क्या कहते हैं लाहौर के अंदर बादशाही मस्जिद थी वो वीरान थी? ऐसे नहीं है, हमने तारीख मस्क की हुई है। रंजीत सिंह से पहले जो पंजाब में अनारकी थी, जो सिख आपस में लड़ते थे, उस दौरान कई इमारतें बर्बाद हुई थी। ये बिल्कुल डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री है। आप अगर तारीख को पढ़े, मैं आज 3 किताबें लाए हैं जो आपको दूंगा, आप अपने इस चैनल के हेड जो हुमायूं सलीम साहब हैं उनको पेश करें, चूंकि लाहौर चैनल के हेड हैं, खुद भी पढ़िएगा, उनको भी दीजिएगा। ये 3 किताबें हैं। ये रिजवान अजीम साहब की किताब है लाहौर तारीख व तामीर, लाहौर ऐसा था, जिन्होंने मेयो कॉलेज बनाया, किपलिंग का वालिद, और मेरा शहर लाहौर यूनुस अदीब, ये वो बाबा जी हैं जिनको मैं मिलता रहा हूँ, बड़े दानिश्वर थे, पीपल्स पार्टी में भी थे, जिन्होंने उस दरोगे को देखा हुआ है जो शहर का दरवाजा बंद और खोलता था, और इन्होंने मुझे सुनाया हुआ है। तो ये जो अमारात थी उससे पहले उजड़ चुकी थी। ये कहना कि रंजीत सिंह ने घोड़े बांधे, क्या ये बात ठीक है कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी माल रोड पे ओल्ड कैंपस है, ये एक मोरा नामी तवाइफ की ज़मीन थी जो कि उसने डोनेट की थी, जो कि उसे महाराजा रंजीत सिंह ने उसकी कोर्ट सर्विसेज की वजह से खुश होकर दी थी? हाँ, मुमकिन है, मैं इस पे श्योर नहीं हूँ, मुमकिन है ऐसा हो, क्योंकि मेरी तस्दीक नहीं है इस पर अभी तक, मैं ऐसी बात को नहीं दावा करता, मुमकिन है ऐसा। अच्छा, कॉलोनियल लाहौर की डेवलपमेंट में गंगाराम का रोल क्या देखते हैं? कमाल रोल है। देखिए, वो लाहौर का बेटा नहीं था, वो पंजाबी नहीं था, उसने लाहौर को 4 चांद लगा दिए। आप माल रोड पर उसकी इमारत देख लें, गंगाराम हॉस्पिटल देख लें, लाहौर से बाहर जड़ावाला में देख लें, उसने जो ट्रैक बनाया 3-4 साल पहले, वो फिर बहाल हुआ है। गंगाराम की तो जो कंट्रीब्यूशन है आज भी जिंदा है, और उसने मजहब और फिरके से अलहदा होकर बनाया। फिर लाहौर की कंट्रीब्यूशन आपको बताऊं, आज भी लाहौर पूरे पाकिस्तान में सबसे अच्छी किताबें छापता है। आज भी लाहौर में जो लाहौरिये हैं उनके पास सिर्फ 2 काम रह गए हैं बेचारों के पास। ये हम सारे तो बाहर से आए ना, उनके पास प्रिंटिंग है कुछ काम, और बाइंडिंग। दुनिया की बेहतरीन बाइंडिंग होती है। जब पिछले साल वो ओरहान पामुक आया, जिसको नोबेल मिला है, जिसने अपने नोबेल जो किताब है माय नेम इज रेड, सुर्ख मेरा नाम, उसमें मिनिएचर्स का जिक्र किया है। वो ऑटोमन एम्पायर में या ईरान में बनते थे या लाहौर में बनते थे, और आज भी बनते हैं। पिछले साल उसने अपनी तकरीर में जिक्र किया, लाहौर में आज भी अच्छा दफ्तरी है, अच्छा कुतुब खाने हैं। आज भी लाहौर में आज भी कई गुमनाम कुतुब खाने। मेरे एक जानने वाले हैं गोविंदी साहब, उनकी एक थ्योरी है कि कराची में एक आम आदमी की ज़बान जो है उर्दू है, और लाहौर में एक आम आदमी की ज़बान पंजाबी है। इस वजह से जो कराची की अशराफिया है वो सिंधी और अंग्रेज़ी में, और लाहौर की अशराफिया उर्दू और अंग्रेज़ी में रिफ्यूज तलाश करती है। इस वजह से उर्दू अदब अच्छा कराची की निस्बत लाहौर में प्रोड्यूस हुआ। बिल्कुल सही है। फैज़ साहब पंजाब से, लाहौर में इकबाल पंजाब से, आप जितने देख लें सारे पंजाब में फले फूले और लाहौर में फले फूले। कोई पिंडी में, मतलब ऐसे अब किसी शहर को मैं डिग्रेड तो नहीं कर सकता, लेकिन लाहौर मरकज है। अच्छा, बर्रे सगीर जब मुतहिदा था उस वक्त भी लाहौर कल्चरल इंटेलेक्चुअल हब कहलाता था, आज भी है। इस वक्त जो गोरा कब्रिस्तान है जेल रोड पे, जिसका एक सिरा जेल रोड पे दूसरा माल रोड पे है, उसमें एक कब्र है प्रिंसेस बाम्बा सदरलैंड की, उसके बारे में कुछ बताइएगा। हाँ, वो आखिरी शहजादी है सिख पीरियड की। लोगों को पता ही नहीं है, और लोगों को उधर और भी कब्रें हैं। वो जो सांगा थे जिन्होंने वोट डाला था पाकिस्तान के लिए, जो वो रानी आप बता रहे हैं, वो मॉडल टाउन रहती थी, और मैं उन लोगों को मिलता हूँ अभी भी जिन्होंने वो देखी है 50s तक। और died in 58, हाँ, और वो इस मुल्क से जलावतन या छोड़कर जा सकती थी इंग्लैंड, अमेरिका। हमें उसका पता नहीं है। हम लाहौर की तारीख पढ़ाने जा रहे हैं, वॉल सिटी बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या घोड़े गाड़ियां चला रहे हैं। ये एलीट का एक कल्चरल, जिसको मैं कहता हूँ ना, शुगल है, थोड़ी सी मिडिल क्लास का। हम लाहौर देख रहे हैं बस पे देख, कोई लाहौर नहीं। मैं अपनी वालदा को इस इतवार को लाहौर दिखाने गया था गाड़ी में। मैंने कहा, आए माँ, आपको मैं लाहौर रेड इंडियन के घर दिखाए जो इन्फेंट्री रोड पे हैं धर्मपुरा में। रेड इंडियन कह रहा हूँ, एंग्लो इंडियन, सॉरी। तो मैंने वो एंग्लो इंडियन देखे हुए हैं धर्मपुरा में, बचपन में मेरी नानी का घर होता था। तो वो ज़्यादातर रेलवे कॉलोनीज में रहते थे। मैंने वो लाहौर दिखाते, बेटा आज आपने मुझे वो 50 साल पुराना लाहौर दिखा दिया। मैं कहा चलो कुछ बदला है, इसके अंदर से हम देखते हैं। तो अच्छा,
एक लाहौर की तारीख के ऊपर जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगाया जाता है गोविंदी साहब, वो अर्ली 50s के अंदर मौदूदी साहब ने जो लाहौर के अंदर मजहबी फसादात करवाए, उसकी वजह से लाहौर की हिस्ट्री के ऊपर एक बड़ा बुरा असर पड़ा। नहीं, देखिए ये तहरीकें अच्छी बुरी हर अंदाज से, वो पीएनए की भी तहरीक यहाँ बड़ी चली, लेकिन लाहौर की कंट्रीब्यूशन देखें ना कि लाहौर के अंदर ऐसे पहला मार्शल लॉ भी लाहौर पे लगा। और दूसरी बात कि लोगों को ये नहीं पता, जो पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री पढ़ाते हैं या लाल सिटी के हमारे अफसर क्या हैं, उनको शायद ये भी ना पता हो कि रावी किनारे 29 दिसंबर को 31 वो हुआ था 31 दिसंबर 1929 को इंडियन कांग्रेस का इजलास दरिया रावी के किनारे जवाहरलाल नेहरू की सदारत में। तो उन्होंने कहा था पूर्णा स्वराज, पहले वो सेमी ऑटोनोमस इंडिया मांग रहे थे, अब उन्होंने कहा टोटल फ्रीडम मांगेंगे। इसीलिए 26 जनवरी उन्होंने उस वक्त तय कर लिया था कि 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। बाद में जब उन्होंने आइन पास किया 1947 के बाद, तो 26 जनवरी उसी लाहौर की उस तकरीब, यानी कि जो लाहौर रेजोल्यूशन है 1940 की भी वो यहाँ पास होती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी यहाँ इजलास करती है। तो लाहौर में बड़े बड़े शानदार काम। ये बात गोविंदी साहब ठीक है कि जो माल रोड के ऊपर एनसीए और पंजाब यूनिवर्सिटी के दरमियान जमजमा तोप है, ये मुगलों ने ढालने के लिए हिंदू घरानों के पीतल के बर्तन तक इस्तेमाल कर डाले थे। हाँ बिल्कुल ठीक बात है ये। अंग्रेजों ने तो, और यहाँ तारीख देखें, तारीख ऐसे ग्लोरीफाइड तो नहीं होती। आप अगर सिख पीरियड्स को देखें, रंजीत सिंह से पहले जो मार धाड़ थी, फिर रंजीत सिंह ने उसको एक कंसोलिडेट करके एक पंजाब की रियासत को ताकतवर बनाया। ऐसे वाकयात तारीख में होते हैं। आज भी आपके कई कुतुब खाने लूटे जा रहे हैं। मुझे ये पता है कि लाहौर से लाइब्रेरी से किताबें बर्कले, लिंकन इन ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड जा रही हैं मेरे नॉलेज में। के जो पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी का कीमती खजाना है वो भी बाहर कबाड़िया तक पहुंच जाता है, कबाड़िया तक भी, और अमेरिका भी। वो डिजिटलाइज कर रहे हैं, स्मगलिंग हो रही है। आज भी लाहौर के अंदर, मैं ये कुछ साल पहले शालमी में एक बंदा बिल्डिंग बना रहा था, उन्होंने कहा घुघू कोड़े लब गए ने, फिर उसको कुछ सोने की चीजें मिली। मैं कहता दबा दो गवर्नमेंट आगे साड़ी चीज खोलेगी। तो ये जो जवाल है जहनी, ये हम अपनी तारीख के साथ जुड़े नहीं रहते। बड़ी अजीब बात है गोविंदी साहब कि आज भी शाहराए कायद आज़म का जो माल रोड नाम है, लोग उसे माल रोड ही कह के बुलाते हैं, उसको कोई शाहराए कायद आज़म नहीं कहता। इसकी क्या वजह है? और उसके बाद हमने जो लक्ष्मी चौक के ऊपर जो फसाड हमने खड़ा किया हुआ है कि सिर्फ फ्रंट का स्ट्रक्चर मौजूद है, पीछे वो पार्किंग लॉट में और एक वहशतनाक किस्म की एंटिटीज़ में तब्दील हो गया है, क्यों? देखिए, हम तारीख कुश हैं, मैंने कहा ना, मेमोरोसाइड। हम अपनी तारीख पर फख्र नहीं करते, इसलिए हम माल रोड का कायद-ए-आज़म के नाम पर रखा जाना मुझे कोई तो फख्र है। और इससे अच्छी शारा बना सकते थे कायद-ए-आज़म के नाम पर। लाहौर में अंग्रेजों के माल रोड से हम अच्छी शारा बना के अगर उसका कायद-ए-आज़म शाहरा नाम रखते तो बड़ी बात थी। हम नई चीजें नहीं बनाते। हम लायलपुर को फैसलाबाद कर देते हैं, टोबा टेक सिंह का नाम बदलना चाहते, टोबा टेक सिंह का। ये हम कब्जा ग्रुप की जो है ना, एनक्रोचमेंट की मेंटालिटी है हमारी कौम में। गोविंदी साहब, आर्किटेक्चर के हवाले से मुझे बताइएगा कि जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में वो जो पतली ईंटें इस्तेमाल हुई हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि तब सीमेंट नहीं होता था, दाल को पीस कर इस तरह लगाया जाता था कि वो इमारतें आज भी उतनी शान व शौकत से वहाँ पर खड़ी हैं। और यहाँ पर जो भी इमारत बनती है लाहौर में या पाकिस्तान में आज, वो 8-10 साल के बाद डिटीरियरेट होना शुरू हो जाती है। हमारा जितना आर्किटेक्चर है लाहौर या पाकिस्तान, जो घर बनाते हैं हमारे मौसम के मुताबिक नहीं है, इसलिए ज्यादा गर्म है, इसलिए एसी लगाना। ये जो ब्रिटिश कृष्ण नगर के घर देर पा कैसे था? यही मैं जो कृष्ण नगर के घर हैं आप देखेंगे, वो ज्यादा इंडिजिनस कल्चर जोग्राफिया के मुताबिक अब उसका रोशनदान होता है, उसकी छतें ऊंची होती हैं, वो 16 फुट की होती है। चूंकि हमारा जो आर्किटेक्चर होता है वो आपके जोग्राफी से होना। हम बड़ा सा रोमन पिलर बना देंगे जो व्हाइट हाउस का है, सीआईई का है ना, वो व्हाइट हाउस के पिलर हैं, वो पहले ज़हूरुल्लाह साहब के घर में बने थे सबसे पहले पूरे पंजाब में। ये ज़हूर पैलेस में सबसे पहले पूरे, फिर पंजाब में वो ज़हूर पैलेस बनता है। 3 मरले के मकान में भी रोमन पिलर हम जरूर बनाते हैं। तो वो जो छोटी ईंट है ठंडी और गर्म होती है, फिर उसका जो मटेरियल होता है वो उसको मजबूत रखता है। फिर उसकी जो छत होती थी वो हमारे आबो हवा के से अर्बनाइजेशन हुई है। सॉरी गोविंदी साहब, मुझे ये बताइएगा कि वो जो पुरानी टेक्निक्स थी वो उस नई आबादी का साथ तो नहीं दे पाएंगी ना? देखें, हम पुरानी टेक्निक्स को मॉडिफाई करना चाहिए। आज भी
मैं पेरिस जाता हूँ, मैं इस्तांबुल जाता हूँ, मैं सोफिया जाता हूँ, आज भी रोमन ज़माने के पत्थरों की बनाई हुई टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाता है। आप गए हैं, ये नहीं हम बताएंगे कि वहाँ क्या होता है, बस आगे कहेंगे जी घोड़ा चलता है तुगरल का। आज भी 3000 साल पुरानी जो सड़क का पत्थर से बनती थी, आज भी बनती हैं। अच्छा, उसको अपनी तारीख से जोड़ने के लिए वो जो ईंट है आज भी इस मुल्क के मौसम के मुताबिक है। वो जो छत है 16 फुट की, वो जो आर्किटेक्चर है, बस मैं उन एंकरों में तो नहीं हूं, ना एनालिस्टों में, ना उन लोगों में। आजकल बड़ा रिवाज है, हमारे एंकर और एंकरियां जाते हैं जी, फलां एंकर इतने बड़े कनाल में रहता है। मैं तो 5 मरले के किराए के मकान में रहता हूं। मैं अगर अपना घर बनाऊं तो अपने इंडिजिनस कल्चर के मुताबिक बनाऊं, उसका बनेरा बनाऊं। आर्किटेक्ट्स और ऐसा मटेरियल दस्तयाब होगा, है, सब कुछ है। ये बात ये है कि हम अपनी सरजमीन का नॉलेज ही नहीं है। वी आर नॉट सन ऑफ द साइल। हम डिस्कनेक्ट हैं, हम कोई अपनी तारीख झूठ जोड़ रहा है। मोहम्मद बिन कासिम, पहले हम अरबों के पीछे लगे हुए थे, कुछ 2 साल से उस तुर्की के पीछे लगे हुए जो खत्म हो गया है। यानी कि सल्जूकों के बाद ऑटोमन आए, ऑटोमन के बाद मॉडर्न टर्की आया, अब हम तुगरल है। ये लोग मुझे एक सवाल का जवाब दे दे पूरी कौम। ऑटोमन्स और अरब्स आपस में दुश्मन रहे हैं। मुझे पूरी कौम एक जवाब दे दे, इसको 2 साल पहले अर्तुगरल का पता था? अच्छा, वो अर्तुगरल है ही नहीं, अर्तुगरल है, वो तो ड्रामा तर्जमे वाले। मतलब हम अपनी चीजों पर फख्र नहीं, हम अपने कुतुबुद्दीन ऐबक, चाहे वो बाहर का था, यहाँ दफन हुआ, हम अपनी मस्जिद पर, अपनी अमारात पर, अपनी चीजों पर फख्र नहीं करते। बहुत बड़ा डायलेमा। ये इसको फ्रांस फैनन कहता है, ये कॉलोनियलिज्म की आखिरी स्टेज है जो ब्लड के अंदर है, कॉलोनियलिज्म। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन कहते हैं कि अगर आपके स्कूल्स में, आपकी यूनिवर्सिटीज़ में गैर मुल्की हमरावरों की तारीख फ़ख्र से पढ़ाई जाती है तो आप अभी तक गुलाम हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम लाहौर की तारीख के ऊपर गोविंदी साहब से गाइडेंस ले रहे थे। गोविंदी साहब, ये बताइएगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और ज़ियाउल हक के जो नुमाइशी सियासी इक़दामात थे, उससे पहले 50s का और 60s का जो लाहौर था वो कैसा था? पहले तो मैं ये बता दूं कि ज़ियाउल हक पेशावर का था, उसका डोमिसाइल, उसका पंजाब और लाहौर से कोई ताल्लुक नहीं था। तो अब आपने पूछा जो 50s और 60s का लाहौर था, मैंने वो लाहौर आखिरी दमों पर मरते देखा है। मैंने यहाँ गोरों टूरिस्टों को देखा है। हाँ। गोरों टूरिस्टों को मिलने जाया करता था शालामार बाग। ये मिड 70s की भी बात करूं, लेट 70s, इवन 81-2 तक भी हम जाते थे कि आज हम फॉरेनर्स को मिलेंगे। क्योंकि मैं सयाह हूं बचपन से, तो साइकिल पकड़े चले गए। लाहौर उस वक्त की कॉलेज की लड़कियां, यूनिवर्सिटी की लड़कियां साइकिल पे ट्रेवल करती? हाँ जी, आज की लड़कियों से ज्यादा मॉडर्न थी, दोनों हवालों से, दिमाग के हवाले से, फिक्र के हवाले से। लड़के लड़कियां, हम कहते हैं ना, बड़ी जीन शीन। अब देखें, अच्छा, बड़ी अच्छी बात की आपने कि जो एक तब्दीली आई है कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज के बुखारी ऑडिटोरियम में पुरानी तस्वीरें देख रहा था 70s की और 80s की। उसमें जो क्लास फोटो होती है, उसमें जितनी लड़कियां थी उनके कंधों के ऊपर दुपट्टे थे, लेकिन नकाब किसी का ऊपर नहीं था। लेकिन आजकल सिक्योर फील करती, ये ट्रांजिशन कैसे आई? वो सिक्योर फील करती थी, वो प्राइड फील करती थी, उसकी एक रिस्पेक्ट थी सोसाइटी में। वो इसकी वजह ज़ियाउल हक और भुट्टो है? इसकी वजह ज़ियाउल हक है, भुट्टो नहीं है। अच्छा। इसकी वजह ज़ियाउल हक है। जो नया पाकिस्तान है, ये ज़ियाउल हक ने 80s में बनाया है कि वो ये जो जबर किया है, चेंज फॉर गुड और बैड, चेंज फॉर बैड, गुड कहाँ हुआ? आप देखें कि जो वो लाहौर था, प्रोग्राम में अकेले है ना, इसलिए कह रहे हैं। नहीं, वो आप किसी को ले आएंगे, वो सामने बोलते नहीं है हमारे। वो लाहौर था, वो एक टॉलरेंस वाला लाहौर था। इसका एक लफ्ज होता है शहरदारी थी। ज़ियाउल हक ने बल्कि भुट्टो को कत्ल करके इस मुल्क में शहरदारी का कल्चर खत्म कर दिया, वज़ादारी। तो लाहौर वो ऐसा था। मैं उस लाहौर की टी हाउस खाली जगह नहीं थी, मैं शजान में हम बैठते थे कि हमारी टेबल पे जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, वली खान की पार्टी, पीपल्स पार्टी, सारे बहस करते थे। अच्छा, चलिए एक बच्चों को एक और बात बताएं कि फिरोजपुर रोड का नाम फिरोजपुर रोड क्यों है? मुझे तो नहीं पता। अच्छा, ये फिरोजुद्दीन तुगलक ने जो शहर बसाया मुझे था, नहीं पता। उसने एग्जैक्टली फिरोजाबाद, वहां से फिरोजपुर से ये अब आप डोगर संस की तरह मेरे से सवाल ना करें। मुझे डोगर संस की तरह सवाल नहीं करने, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके थ्रू लोगों को वो लाहौर का चेहरा दिखाना था। एग्जैक्टली। मुझे अब ये बताइएगा कि लाहौर के पुराने हिस्टोरिकल कल्चर को प्रिजर्व कैसे किया जाए? देखिए, लाहौर के पुराने हिस्टोरिकल कल्चर को अगर प्रिजर्व करना है तो मॉडर्नाइजेशन और पुरानी तारीख के स्कॉलर्स को इकट्ठा करना होगा। वो हैं? नहीं है।
मतलब मियाँ शहबाज शरीफ ने जब लाहौर में एक तुर्क आर्किटेक्चर को इंजीनियर को बुलाया कि मैं लाहौर को बनाना चाहता हूँ, तो मुझे आइडिया दे, बहुत बड़ा बंदा है जिसने कुछ शहर बनाया तुर्की में, तो उसने कहा सॉरी आई कैन नॉट डू। उसने कहा क्यों? कहता है योर सिटी इज अनडेमोक्रेटिक। उसने कहा आपके शहर में फुटपाथ ही नहीं है। मैंने मियाँ शहबाज शरीफ को कहा आपने इतने फ्लाईओवर बनाए हैं, पैदल चलने वाले के लिए जगह क्यों नहीं है, साइकिल चलाने वाले की जगह क्यों नहीं है? इसको डेवलपमेंट नहीं कहते, माजूर तो फिर बहुत क्लास की सोसाइटी होती है ना। तो ये जिनको ये शौर नहीं है कि जब डेवलपमेंट करनी है तारीख को भी कुचलते हैं, मस्क करते हैं, और यहाँ की जो दूसरी तबके हैं उसका ख्याल नहीं, बाजारों और गाड़ी चलाने वाले के लाहौर रह गया। क्या मैंने यहाँ तय किया आज से 6 साल पहले कि मैं साइकिल चलाऊंगा, छौनी में रहता हूँ, बड़ी अच्छी जगह। तीसरे दिन मैंने रियलाइज कर लिया मुझे तो कोई मार जाएगा। सर हमारे बचपन में ना लाहौर का जो पानी है वो 150 फुट के ऊपर मिल जाता था, अब 400 450 भी बोरिंग पर भी पानी उस तरह से नहीं मिलता है। तो आप समझते हैं कि जब ये अंडरग्राउंड वाटर लाहौर का खत्म हो जाएगा तो ये लाहौर का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा? लाहौर की एक तबाही और है, एक तो यह जो दूसरा ग्रेटर लाहौर बना रहे हैं। पंजाब की तकरीबन 3.5 करोड़ आबादी इस शहर पर हिंदुस्तान के बॉर्डर पर लाके रखने का मंसूबा जेनोसाइड है पंजाबियों का। लाहौर का कत्ल है यहाँ पर एक बड़ा शहर बसाना। दुनिया में कोई शहर की आबादी बड़ी नहीं होने दी जाती। इस शहर को 50 लाख से 2 करोड़ तक ले गए हैं। अगर वो शहर बस गया दरिया रावी के किनारे तो हिंदुस्तान की तोपों से 10 और 20 किलोमीटर की फासले पर पंजाबियों को कत्ल करने का मैं इस पर बहुत तहरीक चलाने वाला हूं, क्योंकि मैं तहकीक कर। आप ये रावी प्रोजेक्ट के खिलाफ? मैं सख्त खिलाफ हूं। ये 3.5 करोड़ आबादी को एक जगह आप मुंजमिद करने वाले हैं। ये डिजास्टर है, ये डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट है कि आप पिंडी भटिया में शहर बात करें, आप चकवाल में शहर बात, बल्कि इस शहर की आबादी को फ्रैंकफर्ट जो आज से 40 साल पहले था, मुझे लगता है आप लोगों के कारोबार बंद कराएंगे। कारोबार नहीं, मुझे इस मुल्क को बचाना है। खत्म हो गया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा गोविंदी साहब के साथ, जिस तरह हमने लाहौर की तारीख का जिक्र किया, बल्कि सिर्फ टच किया लाहौर की तारीख को, 1 घंटा गुजर गया। गोविंदी साहब के साथ आप कई घंटे गुजार सकते हैं। प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया।